बद्रीनाथ का दिल बेहद परेशान था। एक ही प्रश्न रह रहकर उनको मथ रहा था। उम्र के इस पड़ाव पर वे दोनों पति पत्नी अकेले किस तरह रहेंगे? कौन भागदौड़ और सेवा टहल करेगा? फिर ब्याज व मकान किराए की सीमित आय, खर्चे कैसे पूरे होंगे? वृद्धावस्था में बीमारियां भी लग जाती हैं। बहू बेटों का साथ छोड़कर शायद उन्होंने ठीक नहीं किया, मगर करते भी क्या? तीनों बेटों में से एक भी उन्हें मन से नहीं रखना चाह रहा था। तीनों एक दूसरे पर डाल रहे थे। बात बात पर उन्हें जिल्लत झेलना पड़ रही थी। उनके लिए वहाँ एक एक पल काटना दूभर हो गया था। जब इसी तरह उपेक्षा से रहना है तो अपने घर जाकर क्यों न रहें वे, जिसे उन्होंने अपने खून पसीने से बनाया था। भले ही अकेले रहकर तकलीफें उठाएंगे, यह एहसास तो रहेगा कि अपने घर में रह रहे हैं। घर की याद आते ही वे बेचैन हो उठे। बड़ी मुश्किल से 17-18 घंटों का लंबा सफ़र तय हुआ। 27-28 वर्ष पूर्व गृह प्रवेश में के समय सुख की जो अनुभूति उन्हें हुई थी, उससे 1000 गुना ज़्यादा इस वक्त हो रही थी। उनका मकान 2 मंजिला था। नीचे की मंजिल में वह स्वयं रहते थे, ऊपर वाला किराए पर उठा दिया था। उनके आने की खटर पटर सुनकर छज्जे में से गुड़िया झांकने लगी। 5 साल की प्यारी सी नन्ही गुड़िया, उनके किराएदार श्रुति और रंजन की बिटिया। उन्हें देखते ही खुशी से किलक कर वह तालियां पीटने लगी। ओए होए, बाबा आ गए, अम्मा आ गई। वे जब तक आंगन में आते, नन्ही गुड़िया तेजी से भागती, सीढ़ियाँ फलांगती, नीचे उतरती और उनसे आकर लिपट गई। पीछे पीछे किलकाती उससे छोटा चुन्नू भी था। बद्रीनाथ और पारो उन दोनों को कसकर भींच बच्चों की मानिंद फूट फूट कर रो पड़े। तब तक श्रुति व रंजन भी आ गए। दोनों की आंखों में आश्चर्य के भाव थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि बाबा अम्मा गए तो थे अपने बेटों के पास अस्थायी रूप से रहने के लिए, लेकिन इतनी जल्दी वापस क्यों आ गए, और वह भी बिना कोई सूचना दिए, अकेले एकाएक, अपना पूरा सामान लेकर। मगर बाबा अम्मा जिस तरह गुड़िया चुन्नू को चूमते हुए हो रहे थे, श्रुति और रंजन कुछ न पूछकर भी सब कुछ तार गए। दोनों उनके समीप आकर बैठ गए और उनके हालचाल पूछने लगे। बद्रीनाथ और पारो का जी हल्का होने के बाद श्रुति और रंजन ने उनका सामान उठाया और ऊपर जाने में चढ़ाने लगे। बद्रीनाथ ने सामान नीचे ही रखने का आग्रह किया, पर श्रुति और रंजन ने स्नेहपूर्वक मना कर दिया। इतने लंबे सफ़र के बाद थक गए होंगे। वैसे भी नीचे रसोई का पूरा सामान नहीं था। वृद्ध दंपत्ति का हृदय भर आया। वे सब ऊपर आ गए। चाय नाश्ता करते हुए वे आपस में बतियाने लगे। सबसे ज़्यादा चहक रहे थे गुड़िया और चुन्नू। दोनों बद्रीनाथ के पारों की गोद में इस तरह उछल कूद रहे थे जैसे अपने सगे दादा दादी की गोद में हो। वृद्ध दंपत्ति को यह सब बेहद खुशगवार लग रहा था। पिछले 2.5-3 महीनों में उन्हें उनके अपनों ने जो घाव दिए थे, इन चंद मिनटों में ही उनकी सारी कशक वे भूल गए। मगर नियति ने शायद कुछ और सोच रखा था। इससे पहले कि वे आश्वस्त होकर चैन की सांस लेते, तभी गुड़िया ने बातों के प्रवाह में अपनी यह सूचना दे डाली कि उसके पापा ने एक घर खरीद लिया है, वे अब वहीं जाकर रहेंगे। सुनते ही बद्रीनाथ और पारो जरवत रह गए। एक पल को उन्हें सूझा ही नहीं कि इस शुभ उपलब्धि पर वे अपनी प्रतिक्रिया किस तरह व्यक्त करें। एक और सुख की अनुभूति हो रही थी कि उनके निश्चल सेवा भावी किराएदार का सपना पूरा होने जा रहा है। दूसरी ओर दिल भी बैठा जा रहा था कि जिनके सहारे वे अपनी जिंदगी का कुछ हिस्सा काटने चाहते थे, वे भी उन्हें छोड़कर चले जाएंगे अब। उधर श्रुति और रंजन अजीब पशुपेश में पड़ गए थे। अपना घर खरीदने की उन्हें खुशी तो थी। यह जानकारी वे अपने वृद्ध मकान मालिक को देना भी चाहते थे, मगर अपनों से ठुकराकर आए इन वृद्ध जनों की जो नाजुक मनोस्थिति इस वक्त थी, उसे देखते हुए इस बात को वह 1-2 दिन और छिपाना चाहते थे। श्रुति ने तो मन ही मन निश्चय कर लिया था कि भले ही 2-3 माह का किराया और देना पड़े, 4 दिन बाद होने वाला गृह प्रवेश वह आगे बढ़ा देगी। बाबा अम्मा का वह दिल से सम्मान करती थी। उसकी दोनों प्रसूतियां अम्मा जी ने स्वयं इसी घर में करवाई थी। हालांकि दोनों बार उसकी सासू माँ गाँव से यथा समय पर आ गई थी, मगर अम्मा जी ने उनके आने से पहले ही सारी तैयारियां करवा दी थी। बाद में भी सगी दादी की तरह वह गुड़िया और चुन्नू की देखभाल करती रही थी। अब ऐसी स्नेहमयी अम्मा से वह भला एकदम कैसे कह देती कि हम 4 दिन बाद आपको छोड़कर अपने मकान में जा रहे हैं। उसकी आंखों से बरबस आंसू ढुलक पड़े। पथराई सी बैठी अम्मा जी ने जल्दी से अपने मनोभाव को नियंत्रित किया। गुड़िया के शुभ समाचार देने के साथ ही वह सोफे से उठी और आगे बढ़कर श्रुति को वात्सल्य से भींच लिया। अरे पगली, ऐसी खुशखबरी ऐसे रोते हुए देते हैं। साथ ही उन्होंने बटुए से 100 का नोट निकाल उसके हाथों में जबरदस्ती पकड़ा दिया। बाबा ने भी रंजन व बच्चों को बधाई के रुपये दिए। रंजन और श्रुति के गले रुलाई से भर आए। अगले दिन पाँव फटने से पहले ही अम्मा जी उठ गईं। नीचे आकर वह अपने बंद घर की साफ सफाई करने लग गईं। खटर-पटर सुनकर रंजन और श्रुति भी आ गए और अम्मा जी के काम में हाथ बटाने लगे। उनका यह अपनत्व देख अम्मा जी का हृदय भर आया। अम्मा जी अपनी रसोई भी आरंभ करना चाह रही थी,
मगर श्रुति ने अधिकार पूर्वक मना कर दिया। रसोई का लगभग सारा सामान बाजार से लाना था। बाबा तुरंत अकेले इतनी भागदौड़ कैसे करेंगे? रंजन के सहयोग से 2-3 दिनों में सारा इंतजाम हो जाएगा। तब तक बाबा अम्मा उन्हीं के संग भोजन करेंगे। वैसे भी अम्मा जी के हाथ का जायकेदार भोजन किए 3 महीने बीत गए थे। गुड़िया तो रोज मुंह फुलाती थी, अम्मा जी जैसी सब्जी आप क्यों नहीं बनाती मम्मी? आखिर अम्मा जी को हार माननी पड़ी। दोपहर का भोजन कर बाबा अम्मा नीचे आराम करने चले गए। रंजन 10 बजे बैंक जा चुका था। गुड़िया भी स्कूल गई थी। चुन्नू का थपकी देती श्रुति सोच में डूब गई। रह कर बाबा अम्मा जी के भावी जीवन की त्रासदी की कल्पना उसे झकझोर देती। कैसे रहेंगे वे दोनों इस बुढ़ापे में? क्या बीत रही होगी इस वक्त उन दोनों के दिलों पर? जिन बेटों को पाल पोस कर इतना भला किया वे ही आज उन्हें पराये कर गए। उनके खर्चे कैसे चलेंगे? रिटायर होने के बाद उनकी आय के साधन ही क्या थे? पीएफ ग्रेच्युइटी का कुछ भाग वे पिछले वर्ष बड़ी पोती की शादी में खर्च कर चुके थे। शेष बचा फंड अन्य पोते पोतियों के नाम कर दिया था। अपने लिए उन्होंने कुछ नहीं बचाया। मुश्किल से 70,000 रुपयों की एक एफडी थी बैंक में, और यह मकान। एफडी के ब्याज और मकान के किराए से कैसे चलेगा उनका खर्च? हमारे जाने के बाद पता नहीं कैसे किराएदार आए। यदि हमारी तरह घर जैसा समझने वाले न आए तब? बाबा अम्मा की बीमारी में सेवा टहल कौन करेगा? यह सब सोच सोच कर श्रुति का कलेजा मुंह को आने लगा। श्रुति को बेटी समझकर रखा था बाबा अम्मा ने। दरअसल उनकी स्वयं की बेटी का नाम श्रुत कीर्ति था। नाम की इस समरूपता ने बाबा अम्मा को कुछ ज़्यादा ही जोड़ दिया था श्रुति से। अब ऐसे स्नेहिल माता पिता को छोड़कर वह कैसे चल दे अपने नए घर में? तभी नीचे टाटा सुमो के रुकने की आवाज़ आई। गांव से उसके सास ससुर आने वाले थे। श्रुति उठी और आंसू पोंछती पोंछती नीचे आई। माँ बाबूजी ही थे। श्रुति की उरी रंगत देखकर वे घबरा गए। श्रुति ने हाथ के इशारे से चुप रहने का संकेत किया और ऊपर आकर उन्हें सब हाल का सुनाया। सुनकर उन्हें गहरा सदमा लगा। बाबा को अपना बड़ा भाई मानने लगे थे बाबूजी। बाबा अम्मा की आत्मीयता देख माँ बाबूजी निश्चिंत रहते थे। गांव में रहते हुए उन्हें अपने बेटे बहू की चिंता करने की कभी ज़रूरत महसूस नहीं हुई। उन्होंने फौरन निर्णय लिया, रंजन उस मकान को बेच देगा और यहीं रहकर बाबा अम्मा की सेवा करेगा। बाबा को जब इस निर्णय की जानकारी हुई उन्होंने इसका विरोध किया। उन्होंने समझाया, गहने और मकान बनवा लिए तो बन जाते हैं, वरना योजनाएं ही बनती रहती हैं। इसलिए भावनाओं में बहकर अब हो रहे कार्य को टालो मत। बाबा की दूरदर्शी भरी सलाह के आगे सबको झुकना पड़ा और रंजन के घर का गृह प्रवेश हो गया। रंजन अपने घर चला गया। वह तो 2-3 माह बाद जाना चाहता था, पर बाबा अम्मा ने समझाया, गृह प्रवेश के बाद घर सूना नहीं छोड़ते। बाबा का घर खाली हो गया। उस पर किराए से देना है कि तख्ती लग गई। पूरे 7-8 वर्षों बाद लगी थी यह तख्ती। रंजन के जाने के बाद बाबा अम्मा को बेहद सूनापन लगने लगा। एक सहारा था उससे। पता नहीं अब जो किराएदार आए उनका स्वभाव कैसा हो। बाबा रोज अगले किराएदार का इंतजार करते। सुबह से शाम हो जाती पर कई दिन तक एक भी किराएदार नहीं आया। अब उन्हें घबराहट होने लगी। एफडी के ब्याज के बमुश्किल 400 रुपये मिलने वाले थे। यदि कोई किराएदार नहीं आया तब अगले माह का खर्च कहाँ से निकलेगा? इस किराए की आमदनी का ही तो सहारा था उन्हें। पास की नकदी अब चुकने लगी थी। बचत खाते में भी कोई विशेष रकम नहीं थी। तो क्या अगले माह एफडी भी तुड़वानी पड़ेगी? सोच सोचकर वे परेशान हो जाते। उनकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता। कितनी भारी गलती कर बैठे थे वे। उनके एक सहयोगी मित्र ने समझाया भी था उन्हें कि जमाना बहुत खराब है बद्रीनाथ। माँ बाप को अपनी मुट्ठी बंद रखने का दौर आ गया है। सब कुछ बच्चों के नाम मत करो। घबराकर वे अपनी ऊपरी मंजिल में आए। खाली कमरे भाई भाई कर रहे थे। उन कमरों में घूमते हुए उसकी दीवार पर हाथ फेरते हुए उन्हें वे दिन याद आ गए जब वह अपने सपनों के इस घर को बनवा रहे थे। इसकी एक एक ईंट उनकी जानी पहचानी थी। इसे बनवाते समय कितने रंगीन सपने देखे थे उन्होंने। तीनों बेटे बड़े होंगे, उनकी शादियां होंगी, नीचे एक बेटा रहेगा, ऊपर 2। कितना अच्छा लगेगा उस वक्त। पूरा घर गुलजार रहेगा। उनका बुढ़ापा चैन से कट जाएगा। नंगे फर्श पर बैठ वह फफक फफक कर रो पड़े। बुढ़ापे में ये दिन भी देखने थे। नीचे किसी कार के रुकने की आवाज़ तभी आई। आंसू पोंछ वह फुर्ती से उठे और भागकर गैलरी में आए। श्रुत कीर्ति और निखिल कार से उतर रहे थे। बेटी दामाद को देखते ही उनका जी हरा हो गया। उनकी बूढ़ी थकी रगों में जान आ गई। जवानी से चपलता से वह दौड़ते हुए नीचे आए। पारो तब तक द्वार खोल चुकी थी। श्रुत कीर्ति अंदर आई। माता पिता की दयनीय हालत देख उसका कलेजा मुंह को आ गया। हाय, 3 माह में ही बेचारे कितने बूढ़े हो गए थे।
श्रुतकीर्ति को अपनी रुलाई रोकना दुश्वार हो गया। उसे तो मालूम ही नहीं था कि बाबा अम्मा यहाँ आ चुके हैं। कल उनसे बात करने के लिए उसने बड़े भैया के घर फ़ोन लगाया था। भाभी से मालूम पड़ा कि बाबा अम्मा का मन नहीं लग रहा था, तो वापस चले गए। रो रो कर श्रुतकीर्ति का बुरा हाल हो गया, तो इसलिए मन नहीं लग रहा था। वह बार बार उल्हाना देती। 3 माह में कम से कम 6 बार उसने फ़ोन पर बात की थी। बाबा अम्मा ने एक बार भी इशारा नहीं किया। करते कैसे बेटी? बाबा का गला रूंध गया। जब रहना उन्हीं के संग था, कैसे करते उनकी शिकायत? यहाँ आने के बाद तो करते। अब कैसे कहें बाबा, कैसे बतलाए अपनी दुर्दशा? आज महज 1 रुपया खर्च करने से पहले भी कई बार सोचना पड़ रहा है उन्हें। दूध तक तो बंद कर दिया है, सब्जी भी कंजूसी से खाते हैं। कितने आशंकित मन से जी रहे थे वे दोनों। एक ही चिंता खाए जा रही थी, अगले माह एफडी न तुड़वानी पड़े। निखिल की तो क्रोध से मुट्ठियां भींच गईं। जेब से मोबाइल निकाल लिया। अभी लताड़ता हूँ तीनों बेटों को। श्रुतकीर्ति ने रोक दिया। जाने दो, क्या फ़ायदा ऐसे निठल्लों से कुछ कहने का। माता पिता के प्रति लेश मात्र का भी दर्द होता तो क्या इस तरह व्यवहार करते वे लोग इनके साथ। निखिल कसमसा कर रह गया। श्रुतकीर्ति रसोई घर में गई। वहाँ एक सरसरी नज़र डालते ही सब तार गई। पलटकर उसने आंखों में निखिल को इशारा किया। निखिल भी समझ गया। वह तुरंत बाहर निकल गया। बाबा अम्मा कंखियों से यह सब देख रहे थे। बेटी दामाद का मंतव्य भापते ही वे संकोच में पड़ गए। उनकी रसोई का खर्च एक दिन बेटी उठाएगी, ऐसी बदहाली की कल्पना तो उन्होंने सपने में भी नहीं की थी। बुढ़ापा कैसे कैसे दिन दिखला रहा है। शर्मिंदगी से वह व्याकुल हो उठे। अलमारी में 400 रुपये पड़े थे। देने के लिए वह उठकर दरवाजे की ओर लपके। श्रुतकीर्ति ने हाथ पकड़कर वापस बैठा दिया। कहाँ भागे जा रहे हो? कहीं रेस लगानी है? बेटी, बाबा का चेहरा एकदम कातर हो गया। दामाद जी पैसे लेकर तो गए ही नहीं। आप भी बाबा, श्रुतकीर्ति ने थोड़ा झुंझलाकर कहा। क्या निखिल आपके बेटे नहीं हैं? हैं, क्यों नहीं हैं? लेकिन बेटी जरा सोच, दामाद से यह सब अच्छा लगेगा क्या हमें? और घुट घुट कर मन मारकर रहते हुए अच्छा लग रहा है आपको? श्रुतकीर्ति का गला रूंध गया। इन पुराने रिवाजों को छोड़ो बाबा। 3 कमाओ बेटे। जब मुंह मोड़ लें तो क्या बेटी दामाद भी आंख कान बंद करके बैठ जाएं? छोड़ दे माता पिता को लावारिसों की तरह। क्या उनका भी फर्ज नहीं बनता माता पिता की देखभाल करने का? चाय नाश्ता करवाकर श्रुतकीर्ति रसोई बनाने लगी। निखिल और बाबा अम्मा भी वहीं बैठकर हाथ बटाने लगे। निखिल बाबा अम्मा को अपने संग चलने के लिए मनाने लगा। बाबा अम्मा संकोच में पड़ गए। बेटी के घर रहने की कल्पना वह कैसे कर सकते थे। उन्होंने दबे स्वर में अपने लाचारगी जाहिर की। उनकी मनोदशा समझकर निखिल ने भी और जिद नहीं की। वह एक दूसरी योजना पर विचार करने लगा। यदि यह योजना सफल हो गई तो बाबा अम्मा पूरे मान सम्मान से रह सकेंगे। इसमें उसे रंजन का पूरा सहयोग चाहिए था, विशेषकर श्रुति का। श्रुति को ही अधिक समय देना पड़ेगा इसमें। भोजन करने के बाद वह रंजन से मिलने चला गया। 4 माह बीत गए। दोपहर के 12 बज रहे थे। बाबा अम्मा बेहद व्यस्त थे। तभी बाहर एक रिक्शा रुका। रिक्शे में बाबा के बड़े बेटे बहू सुमंत और श्लेषा थे। श्लेषा ने अपनी भेदी नजरें चौराहे से ही घर पर गरा दी थीं। रिक्शा रुकने के साथ ही उसने घर का जायजा ले लिया। बाहर ढेर सारे स्कूटर, मोटरसाइकिलें, अंदर लोगों की चहल पहल। यदि पहले से उसे यह जानकारी नहीं होती कि बाबा ने ढाबा खोल लिया है, तो घर पर लोगों की भीड़ देखकर वह यही समझती कि सास ससुर में से कोई एक खिसक गया है। ईर्ष्या से उसने दांत पीस लिए। पास बैठा सुमंत भी चोर नज़रों से सब तार रहा था। पिछले 4 महीनों में उसने एक बार भी माता पिता की खोज खबर नहीं ली थी। वह आज भी यहाँ नहीं झांकता, मगर पिछले हफ्ते एक रिश्तेदार के यहाँ शादी में किसी परिचित ने उसे जानकारी दी कि उसके बाबा रिटायर्ड लाइफ में भी भरपूर कमाई कर रहे हैं, सर्विस लाइफ से भी ज़्यादा। उसे सहसा विश्वास नहीं हुआ था। श्लेषा की तो छाती पर सांप लौट गया था। ऐसा कौन सा तीर मारा होगा बुढ़ऊ ने? कहीं मकान बेचकर ऐश तो नहीं कर रहे हैं बुढ़े बुढ़िया? हिस्सा हमारा भी है उसमें। श्लेषा ने तुरंत मोबाइल पर अपने मायके बात की और सारी जानकारियां जुटाने को कहा। 4-5 दिन में उसके भैया ने हैरत अंगेज जानकारियां दी। बाबा ने ऊपरी मंजिल पर दर्जन भर लड़कों का छात्रावास बना दिया। नीचे मेस चालू कर दी। इन छात्रों के कारण मेस में 20 और छात्र आने लगे। रंजन के परिचय की वजह से बिना परिवार के रहने वाले बैंक कर्मी व अन्य लोग भी। ढाबा ही खोल लिया बाबा ने। टिफ़िन सर्विस भी है। 200 से ज़्यादा परमानेंट मेंबर बन गए हैं। 200 मेंबर? सुमंत की आंखें
आश्चर्य से 2 सेंटीमीटर फैल गईं। यदि प्रति मेंबर कमाई 100 रुपये भी हो तो महीने के 20,000। बाप रे, वह स्वयं महीने के 14,000 कमाता था। श्लेषा गर्दन तान कर रिश्तेदारों में इसका बखान करती थी, मगर बाबा की कमाई तो इस बुढ़ापे में। हाय हाय, उसके अंग अंग में ईर्ष्या की आग लग गई। उसका युवा पुत्र सलील साल भर से अपना व्यापार जमाने का यत्न कर रहा था। 2-3 लाइनें बदल ली थी उसने, सफलता दूर दूर तक नजर नहीं आ रही थी। उल्टे 30-35 हजार रुपयों का घाटा हो गया था। सुमंत के स्वार्थी जेहन में फौरन एक स्कीम आई, क्यों ना सलील को बाबा के साथ फिट कर दिया जाए। वैसे भी बाबा को सहारे की जरूरत होगी, थक जाते होंगे बेचारे। निर्णय लेने में फिर उसने 1 मिनट भी देरी नहीं की। श्लेषा को साथ लेकर वह तुरंत यहाँ आ धमका। रिक्शे से उतर दोनों लोहे के गेट तक आए। अंदर का दृश्य साफ दिख रहा था। बड़े हॉल को बाबा ने भोजन कक्ष बना दिया था। देसी ढंग से नीचे बैठकर ग्राहक भोजन ग्रहण कर रहे थे। बाबा की आवाज़ बाहर तक आ रही थी। बाबा पारिवारिक वात्सल्य से आग्रह कर कर के ग्राहकों को भोजन करवा रहे थे। वे घूम घूम कर पड़ोसियों को निर्देश भी दे रहे थे। तभी एक नौकर की नज़र सुमंत और श्लेषा पर पड़ी। अंगोछे से हाथ पोंछता वह इनकी ओर लपका। करीब आकर उसने पूछा, भोजन करना है आपको? फिर सूट के सादी देख उसने कहा, लेकिन साहब, हमारे यहाँ ठहरने की व्यवस्था नहीं है। ठहरने के वास्ते आपको किसी होटल में। अबे, गुस्से से सुमंत ने दांत पीसे। बेवकूफ़, हमें पहचानता नहीं? हम यहाँ के मालिक हैं। मालिक? होठों में बुदबुदाकर वह सिर खुजाने लगा। मालिक तो अंदर बैठे हैं। फिर फूलगोभी के कीड़े की तरह यह कौन एकाएक प्रकट हो गया? सुमंत ने गुर्राकर उसे सामान उठाने का हुक्म दिया। नौकर अनसुना करके खड़ा रहा। तभी अंदर से बाबा की आवाज़ आई, फतेहचंद, पानी लाना बेटा। जी लाया बाबा। फतेहचंद बिना सामान उठाए अंदर भागा। सुमंत सामान उठाने का निर्देश देते रह गया। इस अप्रोक्ष अपमान ने सुमंत का चेहरा लाल कर दिया। इच्छा हुई अभी अंदर जाकर इस फत्तू को तरतर 2-4 थप्पड़ जमा दे। तभी उसे ध्यान आया कि फिलहाल गरज उसकी है और यह नौकर बाबा का है। बाबा के नौकरों को डांटने पर बाबा नाराज हो सकते हैं। दोनों बरामदे में आकर ठिठक गए। घर में प्रवेश पहले बड़े हॉल से करते थे। वहाँ ग्राहक भोजन कर रहे थे, इसलिए उधर से जाना उचित नहीं रहेगा। जूता चप्पल उतार कर वे साइड वाले छोटे कमरे में आए। बाबा ने उसे ऑफिस बना दिया था। कमरे में कोई नहीं था। इस कमरे में अंदरूनी द्वार से वे गलियारे में आए। तभी बाबा अम्मा ने उन्हें देख लिया। बाबा और अम्मा से नजरें मिलते ही सुमंत और श्लेषा ने अपने होठों पर गज भर की मीठी मीठी आत्मीय मुस्कान बिखेर ली और बेटे ने आगे बढ़कर आदरपूर्वक अपने माता पिता के चरण स्पर्श किए। बाबा अम्मा मन ही मन मुस्कुरा दिए। बहुत मान सम्मान उमड़ रहा है बुढ़े बुढ़ियों पर। श्लेषा उन्हें यही संबोधन देती थी। वैसे उन्होंने सुमंत और श्लेषा को रिक्शे से उतरते ही देख लिया था। जानबूझकर वे अपने आप को व्यस्त दिखलाते रहे। उनके प्रणाम करने पर बाबा अम्मा ने भावशून्य चेहरे से आशीर्वाद दिया। फिर कुशल क्षेम की 2-3 बातें पूछकर औपचारिकता निभाई और अपने काम में व्यस्त हो गए। बाबा हॉल में चले गए। अम्मा किचन में। रह गए सुमंत और श्लेषा। उन्हें सूझ नहीं रहा था कि अपना सामान घर के किस कोने में रखें, स्नान आदि कहाँ करें। अपने ही घर में वे उपेक्षित से खड़े थे। अचानक श्लेषा को वे दिन याद आ गए जब बाबा अम्मा उसके घर रहने के लिए आए थे। दोनों बूढ़े इंसान अपने ही पुत्र के घर में किस तरह टुकुर टुकुर बेबसी से अपने आप में सिमटे दुबके रहते थे। धरती का बोझ बोलता था सुमंत उन्हें। 3-4 मिनट बीत गए। बाबा अम्मा, नौकर, किसी ने भी उनकी ओर ध्यान नहीं दिया। आखिरकार सुमंत अम्मा के पास गया। अम्मा, तैयार होने के लिए हम ऊपर जाते हैं। ऊपर तो कॉलेज के लड़के रहते हैं बेटा, अभी उनकी परीक्षाएं चल रही हैं। फिर सुमंत ने याचक दृष्टि अपनी जन्नी पर टिका दी। अम्मा ने फतेहचंद को इशारा किया। फतेहचंद उन्हें किचन के बाजू वाले कमरे में ले गया। 4-5 माह पूर्व जब बाबा अम्मा सुमंत के घर रहने गए थे, श्लेषा किचन में झांकती तक नहीं थी। बेचारी अम्मा अकेली खटती रहती। मगर आज अम्मा के घर श्लेषा को किचन में जाने की बहुत जल्दी हो रही थी। आधे घंटे में नहा धोकर वह किचन में पहुंच गई। अम्मा जी उस वक्त वहां 2 नौकरों से टिफिन भरवा रही थीं। श्लेषा बिना कहे नौकरों के संग काम में जुट गई। अम्मा जी ने इशरार भी किया कि यहाँ का काम तुम्हें समझ नहीं आएगा, मगर श्लेषा ने उनकी बात को अनसुना कर दिया और सुधर बहू की तरह सास के काम में हाथ बटाती रही। भोजन बनाने वालियों के संग रोटियां बेलने में भी उसे संकोच नहीं हुआ। आज अम्मा मन ही मन मुस्कुराकर स्टोर रूम की तरफ चली गई। श्लेषा रसोई वाली बाइयों के संग बतियाते हुए फटाफट हाथ चलाने लगी।
तभी अचानक उसके कान खड़े हो गए। बाहर से अनंत और मेघा की आवाज़ आ रही थी। देवर देवरानी की आवाज़ सुनते ही वह चौंक पड़ी। तुरंत गर्दन उचकाकर गलियारे में झांका। अनंत और मेघा बतियाते हुए गलियारे में आ रहे थे। उनको देख श्रीषा सकते में आ गई। ये दोनों भला क्यों आए हैं? कहीं इनकी भी कोई प्लानिंग तो नहीं है? इनके अंकित ने इसी वर्ष ग्रेजुएशन किया है। आशंका से श्लेषा की सांस जहाँ की तहाँ थम गई। अनंत और मेघा उसे अपने दुश्मन नंबर 1 नजर आने लगे। इधर रोटी बेल रही गोमती बाई ने बतलाया, दोनों कल शाम को आए थे। अभी कॉलोनी में शर्मा जी से मिलने गए थे। यह सुनते ही श्लेषा का तनाव बढ़ गया। कल शाम से आई है यह मेघनी की बच्ची। पता नहीं कौन कौन सी पट्टी पढ़ा दी होगी इसने अम्मा जी को। बाबा अम्मा शायद इसी वजह से कुछ खिंचे खिंचे से हैं। श्लेषा के लिए फिर एक पल ठहरना भी दुश्वार हो गया। वह देवर देवरानी से मिलने का बहाना बनाकर तुरंत किचन से आ गई। उसे यूं एकाएक प्रकट हुआ देख अनंत और मेघा बुरी तरह सकपका गए। भैया भाभी कब आ गए? इनके आने के बारे में तो बाबा अम्मा ने कोई जिक्र तक नहीं किया था। कहीं बाबा से कोई सांठगांठ तो नहीं कर लिया है भैया ने? आशंका से अनंत की खोपड़ी में खतरे के सायरन बजने लगे। उसी समय सुमंत नहा धोकर कमरे से निकला। गलियारे में अपने छोटे भाई को देखते ही वह तनावग्रस्त हो गया। उफ, यह क्यों आ गया? मेरी योजना में कहीं पलीता न लगा दे। दोनों भाई एक दूसरे के प्रतिद्वंदी बन गए। दोनों को एक दूसरे की उपस्थिति खलने लगी। अपने मन की दुर्भावनाओं को छिपाकर वे मुस्कुराते हुए मिले जरूर, मगर अंदर ही अंदर वे अपने अपने जाल बुनने लगे। दोपहर का 1 बज गया। वे सब भोजन करने बैठे। खाते हुए सुमंत का ध्यान बार बार घर की बदली हुई काया की ओर जाता रहा। बाबा का स्टैंडर्ड काफ़ी ऊंचा हो गया था। बेटों के घर जाने से पूर्व बाबा ने अपना फ़ोन कटवा दिया था। बंद घर में फ़ोन रखकर वह क्या करते? आज उनके पास 2-2 फ़ोन थे, मोबाइल भी था। उनके फ़ोन लगातार घंघना रहे थे। बाबा के यहाँ लंच पैक की सुविधा भी थी। अधिकांश फ़ोन उसी के आए थे। खाना खाते हुए सुमंत मन ही मन हिसाब लगाने लगा कि बाबा कम से कम 1000 रुपये रोज छाप रहे थे। खाना खाने के दौरान बाबा ने श्रुति का बैंक भेज दिया था। उसके साथ ऊपर छात्रावास में रहने वाला अशोक भी था। जब तक इनका भोजन होता, श्रुति बैंक से 60,000 रुपये लेकर आ गई। बाबा ऑफिस से आए। थोड़ी देर में 3 व्यापारी आ गए। बाबा ने पहले ही फ़ोन कर दिया था। श्रुति ने उन व्यापारियों का हिसाब निकाला। कोने की एक कुर्सी पर बैठा सुमंत यह सब देख रहा था। घी तेल के व्यापारी को बाबा ने करीब 16,000 रुपये का भुगतान किया। सुमंत फटी फटी आंखों से देखता रह गया। उसका वेतन 14,000 रुपये महीना है, यानी उसकी पगार से ज़्यादा रुपये का भुगतान बाबा एक एक व्यापारी को कर रहे थे, और यह भुगतान मात्र 19 दिनों की सप्लाई का था। सुमंत का कंठ सूख गया। कितनी भारी तरक्की कर ली थी बाबा ने इस बुढ़ापे में। उसने चापलूसी करते हुए अपने पिता की तारीफ की। बाबा हौले से मुस्कुरा दिए। सब दामाद जी की कृपा है बेटे सुमंत। निखिल ने ही कह दिया था, यह आइडिया दिया था मुझे। निखिल का भतीजा पीएमटी की तैयारी करने के लिए कोटा गया था। वहाँ वह एक परिवार में पेइंग गेस्ट बनकर रहा। कोटा में आजकल बहुत से मकान मालिक छात्रों को अपने घरों में रहने के साथ साथ भोजन की सुविधा भी देते हैं। घर जैसा माहौल, घर जैसा भोजन, छात्रों की पढ़ाई बहुत अच्छी तरह होती है। निखिल ने बाबा को यही कार्य करने की सलाह दी। उस दिन निखिल ने यह आइडिया दिया और रंजन और श्रुति की सहायता भी ली। बाबा अम्मा हिचकिचाएं कि भला इस बुढ़ापे में वे इतनी भागदौड़ कैसे करेंगे। निखिल ने मुस्कुराते हुए आश्वासन दिया कि यह सब हो जाएगा, आप बस मैनेजमेंट संभाल लेना। निखिल पूरे 2 सप्ताह रहा। इधर उधर भागदौड़ कर उसने 12 कॉलेज छात्रों का चयन किया। यह छात्र अभी तक छोटे छोटे से एक कमरे में रह रहे थे। बाबा के घर उन्हें अच्छा खुला माहौल मिला। मनोरंजन के लिए नीचे बाबा के पास टीवी देखने आ जाते। बाबा के यहाँ उन्हें एक भारी फायदा और था। गांव से आने वाले उनके रिश्तेदार उनके साथ ठहर जाते। उनके होटल के खर्चे बच जाते। छात्रों के चयन में निखिल ने विशेष ध्यान रखा था। 4 छात्र मेडिकल के थे। जरूरत पड़ने पर वे बाबा और अम्मा को डॉक्टरी सहायता भी तुरंत उपलब्ध करवा देते। कुल छात्र कॉमर्स के भी थे। उनका कॉलेज सुबह रहने से घर में दिन भर चहल पहल रहती थी। मेस के लिए निखिल ने 2 भोजन बनाने वाली बाइयों का इंतजाम कर दिया था। अम्मा के हाथ की रसोई बहुत स्वादिष्ट बनती थी। अम्मा सिर्फ मसाले निकालने व छौंक लगाने का काम करती, बाकी का सारा काम दोनों बाइयां संभालती। शुरू में मेस सिर्फ उन 12 छात्राओं के लिए प्रारंभ हुई थी, लेकिन जब उन छात्राओं के अन्य छात्रों ने भी वहाँ भोजन किया तो वे भी अम्मा के पास रोज गुहार लगाते, दादी माँ, हमें उधर होटल का खाना अच्छा नहीं लगता, पेट खराब हो रहा है, आपके यहाँ घर जैसा खाना मिल जाता है, प्लीज़ दादी माँ। उनके अनुरोध के आगे बाबा अम्मा को झुकना पड़ा।
छात्र बढ़ते गए, काम बढ़ता गया। श्रुति इस बीच वहाँ से जा चुकी थी। कमरे में बाबा के अलावा और कोई नहीं था। सुमंत असली मुद्दे पर आया। बातों की एक योजना बना उसने अपनी नजरें बाबा के चेहरे पे गड़ा दी। अकेली इतना सारा काम संभालने में बाबा आपको दिक्कत आती होगी। बाबा ने कहा, कोई दिक्कत नहीं। बाबा ने बात पूरी होने के पूर्व ही काट दिया। ऊपर रहने वाले सभी लड़के उन दोनों का बहुत ध्यान रखते थे। अपने दादा दादी की तरह बाबा अम्मा की सेवा करते थे। उन लड़कों के कारण ही बाबा की मेज़ का कारोबार बढ़ता गया था। बाबा उनसे खाने रहने का आधा पैसा लेते। लड़के भी उन्हें दिलो जान से चाहने लगे थे। बाबा अम्मा को इस उम्र में और क्या चाहिए था। सकपकाया सुमंत से कुछ कहते नहीं बना। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद उसने एक बार फिर गोटी फेंकी। लेकिन बाबा, रुपयों का लेन देन, हिसाब किताब, इन कामों के लिए घर का व्यक्ति होना जरूरी है। श्रुति है ना, रंजन भी सहयोग करता है, मुझे देखने की जरूरत नहीं पड़ती। बाबा ने फिर से बीच में टोका। क्या मतलब बाबा? सुमंत ने शंका का तीर छोड़ा। आप हिसाब किताब कभी चेक ही नहीं करते? क्या ज़रूरत है? रंजन स्वयं बैंक में बड़े बड़े हिसाब किताब देखता है। फिर भी बाबा, आखिरकार वह एक पराया है, किराएदार है। कौन कहता है कि वह पराया है बेटा? बाबा ने अपनी कठोर नज़रें उसके चेहरे पर गड़ा दी। इस बुढ़ापे में मुझे किसने सहारा दिया? उसी ने तो। बाबा की आंखें सुलगने लगी। 2-3 क्षणों की खामोशी के बाद उन्होंने रूखे स्वर में कहा, तुम लोग क्या सोचते हो? यह सारा कारोबार मैंने जमाया है। मैंने मेहनत और भागदौड़ की है। वे सुमंत को घूरते रहें, फिर उठकर टहलने लगे। सिर्फ स्कीम बना देने से कोई कारोबार सफल नहीं हो जाता बेटा। उसके लिए पूंजी लगती है, मेहनत और भागदौड़ करनी पड़ती है। मेरे पास पैसा बचा ही कहाँ था। इस उम्र में रसोई का इतना सारा सामान रोज़ रोज़ ले आता। रोज़ सवेरे सब्जी ले आता, काम वालों का इंतजाम कर लेता। और बाबा ने निखिल की तारीफ करते हुए बताया कि उसने जब रंजन को योजना बताई तो रंजन तुरंत तैयार हो गया। वह बाबा अम्मा की सेवा जान से देकर भी करना चाहता था। बैंक से ताबड़तोड़ लोन दिलवा दिया उसने। गांव से उसके बाबूजी ने 2 भोजन बनाने वाली बाइयां भेज दी। रंजन के बैंक में सैकड़ों व्यापारियों के खाते थे। थोक व्यापारियों की यहाँ से घी, तेल, अनाज, मसाले सब आ जाते हैं। सब्जी मंडी के दलालों व व्यापारियों से भी रंजन की बहुत पहचान थी। कारोबार जमाने के लिए इस रंजन ने 10-12 दिनों की छुट्टी ली। सारी मेहनत तो रंजन श्रुति की ही थी, जबकि वो तो एक किराएदार थे। लेकिन वो मेरे अपनों से भी बेहतर थे। फिर क्यों न विश्वास रखूं इन दोनों पर। फिर कमरे से निकलते निकलते बाबा ने असली तीर छोड़ा। तुम सगों ने तो हमें खाली हाथ अपने अपने घरों से भगा दिया। यह रंजन ही है जिसने हमें संभाला। हमारा असली बेटा तो यही है, और हमारे कारोबार का आधा भागीदार भी। सुमंत और अनंत सिर झुकाए बैठे रहे। अपनी खुदगर्जी के कारण जो अंधेरा उन्होंने अपने असहाय वृद्ध माता पिता के जीवन में कर दिया था, उसकी कालिमा कलंक बनकर उनके चेहरे की पर ही पुत गई थी। और आज ये किराएदार होकर भी अपने बेटों से भी बढ़कर थे। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। साथ ही कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। कहानी सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद।